वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के क्लास में हम लोग मानव रोग ह्यूमन डिजीज के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से अक्सर एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहला है कि मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है जन्मजात रोग, जिसको अनुवांशिक रोग भी बोलते हैं या जेनेटिक्स डिजीज बोलते हैं। तो ये जन्मजात रोग क्या होता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है। यह जो जन्मजात रोग होता है वो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मतलब अगर किसी परदादा, दादा, माता पिता का हो तो उसके बच्चों में ये होने की संभावना ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, रक्त वर्णांधता हो गया। तो हीमोफीलिया, रक्त वर्णांधता, ये सब रोग जो है वो जन्मजात रोग है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है? कि वैसा रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। जैसे कैंसर, हृदय, किडनी इत्यादि की बीमारी जो है ये असंक्रामक रोग है। मतलब किसी एक व्यक्ति को अगर ये बीमारी है तो वह दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये होता है असंक्रामक रोग। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? जैसे कैंसर हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, किडनी बीमारी हो गया, तो ये सब असंक्रामक रोग है। ठीक है, और एक होता है संक्रामक रोग। यह क्या होता है? तो वैसा रोग जो एक दूसरे से फैल जाता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति को है तो वह दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, तो इसी को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक हो गया, टीबी हो गया, संक्रामक रोग है ये सब। चेचक, टीबी ये सब क्या है? एक संक्रामक रोग है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति को होगा तो उसका वायरस के थ्रू दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग जो है वो प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु, विषाणु ये सब के द्वारा फैल सकता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो देखिए, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग क्या है? कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग जो है, तो देखिए इसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, इसमें क्या है इसका ट्रिक? कि पे काम सोप। क्या है? पे काम सोप। मतलब क्या? पे से पेचिस हो गया, का से कालाजार हो गया, और मो से मलेरिया हो गया, सो से सोने की बीमारी हो गया, और पो से पायरिया हो गया। पे काम सोप में पे से पेचिस, का से कालाजार, मो से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी और पो से पायरिया। ठीक है, अब सबके बारे में चलिए एक एक करके डिटेल से जानते हैं। देखिए पेचिस। पेचिस कैसे होता है? तो यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये सब जितना भी बीमारी है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, जिसमें से एक पेचिस है। पेचिस जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इससे बड़ी आंत प्रभावित होता है, जो इंटेस्टाइन में दो प्रकार का होता है, एक छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। ठीक है, इसमें जो पेचिस में क्या होता है? पेचिस बीमारी में क्या होता है? तो पेचिस बीमारी में जो बड़ी आंत होता है लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। दूषित जल तथा भोजन से होता है। यह बीमारी दूषित जल तथा भोजन से होता है। कौन सा? पेचिस रोग। ठीक है, उसके बाद देखिए कालाजार। कालाजार क्या है? तो यह बालू सिक्ता या सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। यह कालाजार जो है यह बालू मक्खी या सिक्ता मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? बालू मक्खी या सिक्ता मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें तिल्ली या पलीहा प्रभावित होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है इस बीमारी में? तिल्ली या पलीहा या लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मलेरिया। मलेरिया क्या है? तो यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया किस के द्वारा होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, यह एस्पोरोजाइट अवस्था में होता है, और जो मलेरिया है यह स्पायरोजाइट अवस्था में होता है। एक प्रोटोजोआ को मादा एनोफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटोजोआ जो होता है वो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होता है। मलेरिया बीमारी में क्या प्रभावित होता है? तो स्प्लीन प्रभावित होता है। ठीक, फिर कि नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। जो नर एनाफिलीज मच्छर होता है वो शरीफ होता है। यह खून नहीं चूसता है बल्कि यह फलों का रस चूसता है। ठीक है, तो मलेरिया बीमारी जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, यह बीमारी ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी जो है वो ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी
वहन करता है। इस बीमारी को किसके द्वारा होता है? तो यह बीमारी जो है शीशी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए पायरिया। पायरिया क्या है? तो यह एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है। यह पायरिया बीमारी जो है वो एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। इस बीमारी से मसूड़ी जो गम होता है, गम्स जो होता है वो प्रभावित होता है। किसके द्वारा? तो पायरिया रोग में। पायरिया रोग में मसूड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कवक। उसके बाद देखिए कवक, फुंगी के द्वारा होने वाला रोग। जो कवक है फुंगी, उसके द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? तो इसका ट्रिक याद रखिए। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है ये दाद खाज। क्या है? ये दाद खाज। तो ये से क्या हो? ये से एविजियम हो जाएगा। ठीक है, और ये से एथलीट फुट हो जाएगा। ये से एविजियम, ये से एथलीट फुट, और बाकी दाद, फिर दामा और खाज और गंजापन। तो ये सब हो जाएगा एविजियम, एथलीट फुट, दाद, दामा, खाज, गंजापन। ट्रिक क्या है? ये दाद खाज। चलिए उसके बाद जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो सकता है। जो कवक होता है इससे क्या हो सकता है? इससे त्वचा में खुजली उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृमि या हेल्मिंथीज द्वारा होने वाला रोग। कृमि या हेल्मिंथीज द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो देखिए सबसे पहला है फाइलेरिया, जिसको शिलापद भी बोलते हैं। तो फाइलेरिया, इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहते हैं। यह उचेरिया नामक गोलकृमि से होता है। यह कैसे होता है? यह उचेरिया नामक गोलकृमि से होता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। इस कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। यह जो फाइलेरिया है यह कैसे होता है? तो यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अतिसार। अतिसार जिसको डायरिया भी बोलते हैं। अतिसार जिसको डायरिया भी बोलते हैं। तो यह बीमारी एस्किटिस नामक कृमि के द्वारा होता है। यह जो अतिसार है या डायरिया है यह कैसे होता है? तो यह एस्किटिस नामक कृमि के द्वारा होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें जो आंत होता है उसमें घाव हो जाता है। अकबर की मृत्यु जो है वो इसी बीमारी से हुआ था। किससे? अतिसार या डायरिया से। ठीक, फिर देखें कि विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खी से होने वाला रोग। अलग अलग प्रकार के जो मच्छर और मक्खी से होने वाला रोग है वो कौन कौन सा है? एक है मादा एनफ्रिज मच्छर। मादा एनफ्रिज मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, और उसके बाद मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। मादा एडिस मच्छर से डेंगू होता है। मादा सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होता है। और घरेलू मक्खी से हैजा या कोलेरा बीमारी होता है। ठीक है, और सिक्ता, बालू मक्खी, सेंडफ्लाई ये सबसे कालाजार होता है। उसके बाद देखिए जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग और इसका ट्रिक देखिए। तो इसका ट्रिक है डीप सीटी का कुटनी है। इसका ट्रिक क्या है? कि डीप सीटी का कुटनी है। ठीक है, ट्रिक आप याद रख लीजिए, डीप सीटी का कुटनी है। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। डी से क्या हुआ? डी से डिप्थेरिया हो जाएगा। प से प्लेग हो जाएगा। सी से सार्फलिस हो जाएगा। और टी से टिटनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार का से काली खांसी हो जाएगा। कू से कुष्ठ हो जाएगा। टो से टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, और नी से निमोनिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइफाइड और टीबी दोनों हो जाएगा टो से। ठीक है, तो टाइफाइड और टीबी दोनों हो जाएगा टो से, और नी से निमोनिया हो जाएगा, और है से हैजा या कोलेरा हो जाएगा। ठीक, अब चलिए एक एक करके जानते हैं फिर से। फिर देखिए डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थेरिया बीमारी में क्या प्रभावित होता है? तो डिप्थेरिया बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थेरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका देते हैं। कौन सा टीका देते हैं? तो डीपीटी का टीका देते हैं डिप्थेरिया रोग से बचने के लिए। ठीक, डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए प्लेग। प्लेग को काली मौत या काली खांसी कहा जाता है। ठीक, यह कैसे होता है? यह चूहों के द्वारा होता है। प्लेग जो है वो चूहों के काटने से फैलता है। उसके बाद सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? तो सिफिलिस तथा गोनोरिया जनतंत्र से संबंधित रोग है। सिफिलिस और गोनोरिया जो है वो जनतंत्र से संबंधित रोग है। उसके बाद देखिए टिटनस। टिटनस क्या है? तो टिटनस को धनुष टंकार या लोकजाव या जबरा रोग भी कहते हैं। टिटनस को धनुष टंकार या लोकजाव कहते हैं। इसके मरीज को अंधेरे रूम में रखा जाता है। जो टिटनस बीमारी के रोगी होता है उसको कहाँ रखा जाता है? तो अंधेरे रूम में रखा जाता है। ठीक है, अंधेरे रूम में रखा जाता है। उसके बाद है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग में शरीर के अंग जो है वो कट कट कर नीचे गिरने लगता है। उसके बाद है टाइफाइड। इस बीमारी से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड बीमारी से क्या प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। ठीक, फिर देखिए टीबी। टीबी कैसे होता है? इसे यक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है। टीबी बीमारी को यक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। इससे फेफड़े प्रभावित होता है। यह दूध के माध्यम से फैलता है। टीबी कैसे फैलता है? दूध के माध्यम से फैलता है। फिर देखिए निमोनिया। निमोनिया क्या है? तो निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाता है। निमोनिया बीमारी में जो लंग्स होता है वो जाम हो जाता है। ठीक है,
फिर देखिए हैजा, जिसको कोलेरा भी कहा जाता है, हैजा को कोलेरा भी कहते हैं। इससे आंत प्रभावित होता है। यह रोग दूषित जल तथा भोजन से होता है। ठीक है, देखिए ज्यादातर जो रोग होता है वो आंत से ही प्रभावित होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो ये हैजा भी कैसे होता है, आंत से प्रभावित होने वाला रोग है। और यह कैसे होता है, तो दूषित जल और भोजन से होता है। चलिए अब विषाणु जनित रोग, विषाणु वायरस से होने वाला रोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका भी ट्रिक देख लीजिए। इसका ट्रिक है क्या, तो एडेपोइचेछोग खट्टा हिम हरी। क्या है, एडेपोइचेछोग खट्टा हिम हरी। तो देखिए ए से क्या हुआ, एड्स हो जाएगा। डे से क्या, डेंगू हो जाएगा। पो से क्या, पोलियो हो जाएगा। ई से क्या, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए छो से क्या, गौ, देखिए यहाँ पे छो से छोटी माता हो जाएगा, और गौ से गलसुआ हो जाएगा। फिर खो से खसरा हो जाएगा। टो से क्या, ट्रेकोमा हो जाएगा। और ही से क्या, हिपेटाइटिस हो जाएगा। और मो से मेनिंजाइटिस हो जाएगा। फिर हो से यहाँ पे क्या, हर्फिस हो जाएगा। और रो से रेबीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितने भी बीमारी है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। चलिए अब देखिए एक एक करके। एड्स, इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है। एड्स बीमारी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी मतलब क्या, व्हाइट ब्लड सेल का जो टी सेल होता है, जो टी कोशिकाएं होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एक होता है एचआईवी, जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। तो एचआईवी भी इसी के द्वारा होता है। ठीक, फिर कि विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। विश्व में सबसे पहला मरीज एड्स का जो है वो 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका नामकरण जो है वो 1982 में रखा गया था। ठीक, भारत में यह पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखा गया था। इंडिया में पहली बार इस बीमारी को गोवा में देखा गया था 1992 में। एचआईवी वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। आरएनए मतलब क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एचआईवी वायरस जो है एक प्रकार का आरएनए बीमारी है, आरएनए वायरस है। ठीक है, उसके बाद देखिए एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान, असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, तो असुरक्षित रक्त प्रदान, असुरक्षित शारीरिक संबंध, इस सब के द्वारा फैलता है। ठीक, फिर देखिए एचआईवी की जो जांच है वो एलिसा टेस्ट कहलाता है। एचआईवी की जांच वो एलिसा जांच कहलाता है। ठीक, एलिसा का मतलब क्या होता है, तो एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसी। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसी होता है एलिसा का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए डेंगू रोग, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। यह मादा एडिस के काटने से होता है। डेंगू कैसे होता है, तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। इसमें रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाता है। इस बीमारी में जो रक्त प्लेटलेट्स होता है यही प्रभावित हो जाता है। ठीक, फिर देखिए पोलियो, यह इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है। पोलियो जो है वो इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें लसिका तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो में लसिका तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सोवित ने किया था। पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड सोवित ने किया था। जबकि पोलियो का टीका का खोज जोनास सोलक ने किया था। ठीक, पोलियो दूषित जल तथा भोजन के कारण होता है। पोलियो कैसे होता है, तो दूषित जल तथा भोजन के कारण होता है। उसके बाद कि 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। WHO ने इंडिया को 27 मार्च 2014 को क्या किया, पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा, यह ऑर्थरमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से क्या प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को सामान्य भाषा में फ्लू कहते हैं। जैसे देखिए बर्ड फ्लू किसके द्वारा होता है, तो H5N1 के द्वारा, बर्ड फ्लू H5N1, और स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1 के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चेचक यह वेरिओला वायरस है। चेचक जो है यह क्या है, यह वेरिओला वायरस है। इसमें त्वचा प्रभावित होता है। इस टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके टीका की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। पहले भारत में यह महामारी के रूप में बीमारी था। पहले भारत में चेचक जो है एक महामारी के रूप में बीमारी था। जैसे सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, किंतु 1975 के बाद इसका भारत से वनोन्मूलन जो है वो समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ, 1975 के बाद भारत से इसका वनोन्मूलन समाप्त कर दिया गया, किसका, चेचक का। उसके बाद देखिए गलसुआ, इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होता है। जो गलसुआ बीमारी होता है इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होता है। यह भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ठीक, यह भी एक वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। उसके बाद देखिए खसरा, यह छोटे बच्चों में होता है। खसरा जो है वो छोटे बच्चों में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र दोनों प्रभावित होता है।
खसरा में त्वचा और श्वसन तंत्र दोनों प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक हो सकता है। खसरा रोग एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक हो सकता है, लेकिन वर्तमान में इसका कोई भी अभी तक एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। ठीक। उसके बाद देखिए ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है? तो इसमें आंख प्रभावित होता है। ट्रेकोमा बीमारी में आंख प्रभावित होता है, आंख पर मांस छा जाता है इसमें। ठीक। उसके बाद देखिए हेपेटाइटिस, जिसको पीलिया भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस या पीलिया, यह आरएनए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया कैसे होता है? तो आरएनए वायरस से होता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है, इसमें जो है यकृत प्रभावित होता है। किसमें? हेपेटाइटिस या पीलिया में। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस रोग जो है इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। फिर एक चीज जान लीजिए, एक अल्जाइमर और सिजोक्रेनिया नामक जो बीमारी होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हर्पीज। हर्पीज क्या होता है? तो इसमें त्वचा प्रभावित होता है। एक रोग हर्पीज होता है जिसमें त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है। फिर देखिए रेबीज। रेबीज क्या दिया? कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज बीमारी जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रेबीज वायरस की खोज जो है वो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज वायरस का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। ठीक। फिर देखिए मिर्गी। मिर्गी नामक बीमारी जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में जल देखने पर या तापमान बढ़ जाने पर हो सकता है। ठीक। उसके बाद देखिए कैंसर। कोशिकाओं में हुए असामान्य वृद्धि को ही कैंसर या कर्क रोग कहा जाता है। क्या है कि कोशिकाओं में हुए असामान्य वृद्धि को ही क्या कहेंगे? कैंसर या कर्क रोग कहेंगे। इसे ल्यूकेमिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कैंसर को ल्यूकेमिया या वायरस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए कैंसर होने से जो समय लगता है उसे समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर होने से जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। ठीक। फिर देखिए कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन जो है वो एन्कोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इन्कोलॉजी कहलाता है। उसके बाद क्या कि कैंसर का इलाज गामा किरण, कोबाल्ट 60 तथा इंटरफेरोन दवा से होता है। ठीक है। कैंसर से प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्मा या ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर से प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्मा या ट्यूमर कहा जाता है। ठीक। अब देखिए डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है। तो वैसे ही बीमारी जो किसी पोषक पदार्थों के कमी के कारण होता है उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। मतलब क्या है कि वैसा बीमारी जो किसी पोषक पदार्थ के कमी के कारण होता है उसी को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे एनीमिया। एनीमिया रोग कैसे होता है? तो आयरन की कमी, खून की कमी से होता है। फिर घेंघा रोग कैसे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्वाशीओर्कर या मरासमस रोग कैसे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। उसी प्रकार के रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेटस, ये सब जो है विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो ठीक। उसके बाद देखिए दवाई के प्रकार। दवाई का प्रकार जान लीजिए। तो दवाई शरीर में पहुंचकर WBC व्हाइट ब्लड सेल को मजबूत करता है। जो दवाई हम लोग लेते हैं वो क्या करता है? शरीर में जाकर के WBC को क्या करता है? मजबूत कर देता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक। जैसे देखिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक बोलते हैं, यह क्या करता है? यह जीवाणुओं को मार देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? जो जीवाणु होता है उसको मार देता है। जैसे पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइस्टिन हो गया, टेट्रोमाइस्टिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब कुछ एंटीबायोटिक दवाई का नाम है। ठीक। उसके बाद देखिए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जिसको जंगनाशी, रोगनाशी या प्रतिरोधक कहते हैं। तो यह क्या करता है? यह घाव को ठीक करता है। जो घाव वगैरह होता है उसको ठीक करने का काम कौन करता है? एंटीसेप्टिक करता है। जैसे बोरिक अम्ल, डिटॉल, आयोडीन, क्लोरीमीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, ये सब कुछ एंटीसेप्टिक दवाई का नाम है। उसके बाद एंटीपायरेटिक जिसको जबरनाशी बोलते हैं, यह बुखार को ठीक करता है। एंटीपायरेटिक क्या करता है? तो बुखार को ठीक करता है। जैसे स्प्रिन हो गया, सरपंचारिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, क्लोरोओरिजिनल हो गया, तो ये सब कुछ एंटीपायरेटिक दवाई का नाम है। उसके बाद देखिए एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जिसको पीड़ाहारी या दर्द निवारक कहा जाता है, तो यह दर्द को ठीक करता है। एनाल्जेसिक क्या करता है? दर्द को ठीक करता है। इसके सेवन के बाद नींद आने लगता है। एनाल्जेसिक दवाई लेने से क्या होता है? नींद आने लगता है। जैसे मॉर्फिन और हेरोइन, ये सब कुछ एनाल्जेसिक दवाई का नाम है। उसके बाद है एंटी फर्टिलिटी। उसके बाद क्या है? एंटी फर्टिलिटी जिसको प्रति दुश्मन भी बोलते हैं। यह बेहोश करने के काम में आता है। एंटी फर्टिलिटी दवाई जो है उसे किस काम में आता है? तो वह बेहोश करने के काम में आता है। जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, लोकल एनेस्थेसिया, ये सब कुछ एंटी फर्टिलिटी दवाई का नाम है। उसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है, जो एंटी फर्टिलिटी है, उसे कहाँ रखा जाता है? उसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर लेता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म जैसे ही सूर्य के
सामने आएगा, सूर्य के प्रकाश के सामने आएगा, वह क्या होगा, अभिक्रिया कर लेगा उससे, जिसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, CHCl3। ठीक है। उसके बाद देखिए टॉक्सिक इफेक्ट, औषधि के अत्यधिक सेवन से उसका जहरीला प्रभाव पड़ने लगता है, इसी है टॉक्सिक प्रभाव कहते हैं। क्या है कि ज़्यादा औषधि खाने से, ज़्यादा औषधि का सेवन करने से उसका जहरीला प्रभाव होने लगता है, इसी को क्या कहते हैं, टॉक्सिक प्रभाव कहते हैं। जैसे मॉर्फिन के अधिक सेवन से सांस जैसी समस्याएं होने लगता है। अगर मॉर्फिन जैसे दवाई का अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग्स, क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग्स। जैसे देखिए अगर किसी को गैस हो जाए तो गैस के लिए कौन सा दवा लेना चाहिए, तो गैस के लिए एक दवा है ओमप्रोजोल, दवा जो है वो गैस के लिए अच्छा होता है। उसके बाद है बुखार, बुखार के लिए क्या, पैरासीटामोल होता है। उसी प्रकार सिर दर्द के लिए भी पैरासीटामोल होता है। ठीक। फिर एक ताकत, पावर, ताकत प्राप्त करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मल्टीविटामिन ले सकते हैं आप। उसके बाद है लूज मोशन, लूज मोशन के लिए मेट्रोनिजल ले सकते हैं। लूज मोशन के लिए कौन सा दवाई हो सकता है उपयोग, तो मेट्रोनिजल। उसी प्रकार बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए क्या हो सकता है, एम्सोडाइपिन एप्टिनॉल हो सकता है। उसी प्रकार शुगर के लिए गिलगिल हो सकता है। फिर पेट दर्द के लिए कौन सा हो सकता है, पेट दर्द के लिए डाइसिक्लोमीन हो सकता है, डाइसिक्लोमीन पेट दर्द के लिए। और सलाइन के लिए पानी बोतल, तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सलाइन चढ़ाया जाता है। सलाइन कब दिया जाता है, जब तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता हो तब सलाइन चढ़ाया जाता है। ठीक है। यह कई प्रकार का होता है। जैसे देखिए एक होता है टाइप में डेक्स्ट्रोस D5D10, यह सामान्य बीमारी तथा डिलीवरी के समय चढ़ाया जाता है। यह कब देता है, सामान्य बीमारी तथा डिलीवरी के समय दिया जाता है, किंतु खांसी के मरीजों को यह नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है एक NS, ये NS सलाइन होता है, यह केवल ब्लड शुगर को ही दिया जाता है। ठीक। एक होता है DNS, यह सामान्य किसी को भी दिया जा सकता है। और एक होता है RL, यह सामान्य प्रयोग में आता है किंतु ब्लड शुगर वाले को नहीं दिया जाता है। एक होता है सेफ्रॉन तथा मेट्रोडोन, सेफ्रॉन तथा मेट्रोडोन यह ऑपरेशन के बाद चढ़ाया जाता है। कौन, सेफ्रॉन तथा मेट्रोडोन। ठीक। उसके बाद देखिए एक होता है हेमेक्सिन, एक होता है हेमेक्सिल। हेमेक्सिल क्या है, यह तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है किंतु रिएक्शन करने लगता है। हेमेक्सिल सेलाइन जो होता है यह तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देने लगता है लेकिन यह रिएक्शन करने लगता है। फिर है कि जहर पीने की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में 7 से 8 बोतल सलाइन चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। जीव जंतुओं की सबसे पहले संघ या फाइलम में रखते ही संघ को वर्ग में बांट दिया जाता है और वर्ग को पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है। फिर देखिए समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में रखा गया है। समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में रखा गया है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का शरीर एकमात्र एक ही कोशिका का बना होता है, इसके लिए क्या होता है, इसे एक संघ वाले प्रोटोजोआ संघ कहा जाता है। ठीक है। और बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग संघ होते हैं। जैसे देखिए प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ क्या है, इस संघ का सभी जीव का शरीर मात्र एक होता है। प्रोटोजोआ संघ का जो जीव होता है इसमें एक शरीर वाला जीव होता है, एक अंक वाला, एक कोशिका वाला जीव होता है। ठीक है। इसमें सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, अतः एक कोशिकीय होते हैं। क्या है कि इसमें सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, अतः इसमें एक कोशिकीय होता है। इनके शरीर में कोई उत्तक नहीं पाया जाता है, इनमें प्रजनन तेजी से होता है, यह मृत परजीवी होता है। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एसिराबुलेरिया है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है प्रोटोजोआ में वो एसिराबुलेरिया है। ठीक है। फिर है कि हरा प्रोटोजोआ को पैरामेसियम भी कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ को पैरामेसियम कहते हैं। इसमें भोजन जो है वो सिलिया के द्वारा होता है। इसमें भोजन कैसे होता है, सिलिया के द्वारा होता है। फिर है कि अमीबा, अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि के द्वारा ग्रहण करता है। जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कैसे लेता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है। फिर देखिए कि सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। और ये देखिए अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक। उसके बाद देखिए संघ पोरीफेरा, क्या है, संघ पोरीफेरा, इसमें कोशिकाएं अधिक होता है, अतः एक बहुकोशिकीय होता है। संघ पोरीफेरा में कोशिकाएं ज्यादा होता है, अतः यह क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़ करके उत्तक या अंगों का निर्माण नहीं करता है। इस जीवों के शरीर में असंख्य छिद्र पाया जाता है। संघ पोरीफेरा है तो बहुकोशिकीय, लेकिन इसके सभी कोशिकाएं जो आपस में जुड़ता नहीं है और ये उत्तक का निर्माण भी नहीं करता है। इसे जीवों के शरीर में असंख्य छिद्र पाया जाता है। ऐसे जीवों के शरीर में क्या होता है, असंख्य, बहुत सारा मात्रा में छिद्र पाया जाता है। ठीक है।
एक है देखिए संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा क्या है? तो इस संघ में ही पहली बार उत्तक का निर्माण हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि पहली बार उत्तक टिश्यू का निर्माण कहां हुआ था? तो पहली बार उत्तक या टिश्यू का निर्माण जो है वो संघ सिलेंट्रेटा में ही हुआ था, इसी संघ में। ठीक है। इस जीवों के मुंह में धागेनुमा रचना निकला होता है। इसके जीवों के जो मुंह होता है उसमें धागेनुमा संरचना निकला होता है जो भोजन पकड़ने का काम करता है। जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया, ये सब होता है संघ सिलेंट्रेटा। ठीक। और यहाँ पे देखिए फिगर में, जैसे देखिए ये है हाइड्रा, सिलेंट्रेटा, ये सब है। उसके बाद देखिए संघ प्लेटा हेल्मथिंज या कृमि। इस संघ के जीव का शरीर चपटा अर्थात फीता के जननांग एक ही में रहता है। इस संघ का जो जीव होता है उसका शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। ठीक है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। इनमें अति उच्च प्रजनन देखा जा सकता है, जैसे लीवर, फ्लूक, फीता कृमि, टेप वर्म भी जिसको बोलते हैं, ये सब संघ प्लेटो हेल्मथिंज या कृमि वर्ग में आता है। ठीक। उसके बाद देखिए संघ एस्केलेंथीज। उसके बाद क्या है? संघ एस्केलेंथीज या कृमि वर्म। इस संघ के जीव का शरीर बेलनाकार या अखंडित होता है। इस संघ के जो जीव का शरीर होता है वो कैसा? बेलनाकार या अखंडित होता है। यह जीव एक लिंगी होता है। यह जीव जो एक लिंगी होता है, जैसे गोल कृमि जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, सूत्र धागा जिसको थ्रेड वर्म बोलते हैं, ये सब संघ एस्केलेंथीज में आता है। उसके बाद देखिए फाइलेरिया। फाइलेरिया बीमारी बुचेरिया गोलकृमि के कारण होता है। फाइलेरिया बीमारी कैसे होता है? बुचेरिया गोलकृमि के कारण ही होता है। फिर देखिए संघ एनिलेडा। इस संघ के जीव का शरीर लंबा, पतला तथा अखंडित रहता है। इनमें प्रचलन या गति सीटी के द्वारा होता है। इनका रक्त लाल होता है किंतु श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। किसमें? संघ एनिलिडा में। ठीक है। इनका शरीर द्विपार्श्व संभिति द्वारा होता है। इसका शरीर कैसा? द्विपार्श्व संभिति। ठीक है। जैसे नेरिस, लोक, केंचुआ, ये सब संघ एनिलिडा में आता है। उसके बाद केंचुआ के प्रत्येक शरीरांग के खंड या विखंड कहते हैं। केंचुआ के प्रत्येक शरीरांग को खंड या विखंड कहते हैं। केंचुआ के 8 हृदय पाया जाता है। केंचुआ का कितना हृदय पाया जाता है? तो केंचुआ का 8 हृदय पाया जाता है। केंचुआ पर नमक डालने पर परासरण या प्रघात के कारण वह मर जाता है। अगर केंचुआ पर नमक दे दीजिएगा तो वह क्या होगा? परासरण या प्रघात के कारण वह मर सकता है। ठीक। फिर है कि जोंक। जोंक रक्तहारी, रक्त पिपासु होता है। कौन? जोंक। ये देखिए केंचुआ का फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए संघ ऑर्थोपोडा। उसके बाद क्या? संघ ऑर्थोपोडा। इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। संघ ऑर्थोपोडा को कीटों का संघ कहा जाता है। इसमें 8 या 10 लाख कीट आता है। 8-10 लाख कीट आता है संघ ऑर्थोपोडा में। अतः यह सबसे बड़ा संघ होता है। कौन? ऑर्थोपोडा। इनके पैर आपस में संघयुक्त होता है। इनके जो पैर होता है वो आपस में क्या था? संघयुक्त होता है। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा रहता है। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। किसका? संघ ऑर्थोपोडा समूह के जीवों का। जैसे सिर, वक्ष और उदर, ये 3 भागों में बटा रहता है संघ ऑर्थोपोडा के जीवों का। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। इनमें 8 पैर होते हैं तथा 4 पंख होते हैं। इनमें 8 पैर और 4 पंख होते हैं। मच्छर गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करता है। ठीक। जैसे देखिए बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, तितली हो गया, मच्छर हो गया, चींटी हो गया, दीमक हो गया, ये सब होता है क्या? ऑर्थोपोडा समूह का जीव। चींटी तथा दीमक एक ही सामाजिक प्राणी का है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चींटी कैसा काम करता है? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि दीमक जो है वो कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी। तिलचट्टा में 13 चैम्बर हृदय पाया जाता है। ठीक। फिर देखिए मोलास्का संघ। मोलास्का संघ में क्या होता है? इस संघ के जीव का बाहरी कवच कठोर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके शरीर का सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है। इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही क्लोन या गलफड़ा के द्वारा होता है। यह ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। कौन? मोलास्का संघ। जैसे घोंघा, सीपी, संघ, ऑक्टोपस, ये सब मोलास्का संघ में आता है। उसके बाद देखिए ऑक्टोपस को डेविल फिश या फिश दानव भी कहा जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश या फिश दानव कहते हैं। सीपी इन कंगाल क्या है? सीपी इन कागलैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रखता है। सीपी जो है इन कागलैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रखता है। फिर क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जीव जल में रहता है। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना होता है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। इनके रीढ़ की हड्डी कॉर्डेटा अल्प विकसित होता है। किनमें? इकाइनोडर्मेटा में। जैसे स्टारफिश। उसके बाद देखिए हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? इसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह विकसित नहीं रहता है किंतु यह कॉर्डेटा से समानता रखता है। कौन? हेमिकॉर्डेटा जीव के समूह। जैसे सेफ्लोडिस्कस। कौन? सेफ्लोडिस्कस। एक है संघ फ्रेडेटा। इस संघ के जीव में पृष्ठ रज्जु नोटोचोस्ट पाया जाता है जो आगे चलकर सिररूप, दंड या रीढ़ का रूप ले लेता है। कौन? संघ फ्रेडेटा के जीव। इस संघ के जीवों में पूंछ पाया जाता है। इन्हें पाचन, श्वसन इत्यादि पूर्ण विकसित रहता है। इसे कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे देखिए मत्स्य। इनका शरीर असमतापी रहता है अतः इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। इसमें 2 चैम्बर हृदय पाया जाता है। किसमें? मत्स्य में।
इसमें श्वसन गलफड़ा या गिल्स के द्वारा होता है, जैसे शार्क, समुद्री घोड़ा, ये सब हो गया। फिर एक डॉल्फिन मछली नहीं है, वह स्तनधारी है। कौन? डॉल्फिन। उसके बाद है कि उभयचर वर्ग, जिसको एम्फीबियन बोलते हैं, यह स्थल तथा जल दोनों पर रहता है। इनका शरीर भी असमतापी होता है। इनमें 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है। इनमें श्वसन की क्रिया गिल्स, त्वचा, फेफड़ा तीनों से हो सकता है, जैसे मेढक हो गया। उसके बाद देखिए मेढक में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। मेढक में जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन होता है। पौधों में निषेचन अंडाशय से होता है। फिर देखिए मानव में निषेचन के साथ मानव में निषेचन फलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के द्वारा होता है। फिर देखिए सरीसृप, जिसको रिफाइलवा बोलते हैं, रिफाइला या सरीसृप, यह रेंग कर चलता है। इनके शरीर भी असमतापी होता है। इनका हृदय 3 चैम्बर का होता है। किसका? सरीसृप का। जैसे अपवाद में मगरमच्छ और घड़ियाल का 2 चैम्बर का होता है। इनमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, डायनासोर, ये हो गया। तो बस इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।